नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और शैलेश मिश्रा जी। और नया सवेरा न्यूज में सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। और जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो इस सरकार का आखिरी जो बजट पेश किया गया जिसमें महिलाओं को लेकर खास विशेष उसमें ध्यान दिया गया, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं दी गई। और अभी आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, ये बजट को विधानसभा को लेकर और कितने कारगर सिद्ध होंगे? बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये जो अभी हमारी डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, युति की सरकार, और ये सबका प्रेरणा स्रोत एक ही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय का जो हमको मूल मंत्र देखे गए हैं, जिसको चरितार्थ करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर यहाँ पे महाराष्ट्र में एक अंत्योदय, गरीब से गरीब लोगों तक सरकार का फायदा, सरकार की जो निधि है, सरकार का जो रिसोर्सेस है, इसका फायदा दलित, वंचित, उपेक्षित, महिला, किसान, मजदूर, युवा, हर वर्ग तक किस तरीके से पहुंचना चाहिए और पहुंचता रहना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर बजट पेश किया गया है अभी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि इसका विधानसभा में के चुनाव में क्या फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा, तो इसके लिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि विधानसभा में जो फ़ायदा होगा वो कि नहीं होगा वो दीगर बात है। सबसे पहले जो हमारे देश के दो वंचित, शोषित, दलित लोग हैं, इस वर्ग तक पहले फ़ायदा पहुँचना चाहिए सारी योजनाओं का। उसके लिए ये बहुत ही सुंदर बजट लेके आए हैं। और जैसा कि देखा गया सर, जो लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह चालू की गई थी, वहाँ पे बहुत ही अच्छा उसको रिस्पांस मिला। उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने उस चीज को चालू किया है। यहाँ पर उस योजना को किस तरह से लाभ मिला, किस तरह कार्य साबित? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को जो मासिक भत्ता एक तरीके से देकर जो एक सशक्तिकरण, महिलाओं के अंदर जो एक सशक्तिकरण लाने का एक सार्थक प्रयास किया, यशस्वी प्रयास किया है, उससे प्रेरणा लेके महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और खाली यही नहीं, पात्र परिवारों को साल में 3 सिलेंडर और कन्याओं को शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क में माफ़ी, और बाद में जो विवाहित महिलाओं का जो संस्थाएं हैं उनको जो 10,000 का निधि दिया जा रहा था, उसके लिए 25,000 तक किया गया है। बहुत सारी योजना, किसानों को 7.5 हॉर्स पावर का जो बिजली का बिल है उसको माफ़ किया गया है। जितने फोर्सेस में काम करने वाले, देश की सेवा करने वाले, अपने आप को पूरा समर्पित कर देने वाले जितने भी हमारे सैनिक लोग हैं, फोर्सेस में काम करने, BSF में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को प्रोफेशनल टैक्स में राहत दिया गया है। इस जो अभी बजट पेश किया गया, इसके अंदर हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। पेट्रोल का पैसा 2 रुपया 7 पैसा घटा दिया गया है, डीजल का पैसा घटा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी ने DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जन जन तक, घर घर तक पहुंच के लाभार्थी तैयार किए हैं, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, वही इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। और जैसा कि अभी जो अर्थकल बजट जिस तरह से पास किया गया है, विरोधियों का कहना है कि एक बार फिर से सरकार ने और आम जनता को, लोगों को एक लुभावने वादे और गाजर उनको दी। देखिए, इस बात पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी बीता हुआ लोकसभा चुनाव, कहते हैं ना कि जब तक सत्य अपना जूता पहनता है तब तक झूठ पृथ्वी का 4 चक्कर लगा के आ जाता है। हमारे विरोधियों ने, इंडी गठबंधन के जो ये लोग हैं, इन लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे और आरक्षण हटा देंगे, और ये बहुत ही गलत तरीके से जातिवाद करने का प्रयास किया गया है। तो देखा गया है कि ये भारत की विरासत को और भारतीयता को और भारत के जिस गति से मोदी जी इसका विकास कर रहे हैं, इसको अवरुद्ध करने के लिए देश के और विदेश की और ये जिहादी ताकतों के साथ मिलके इंडी गठबंधन के लोगों ने
हमारे जो सीधे साधे जो भारत की जनता है इसको भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये लोग चाहे जितना भी कर ले, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजित दादा और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ये अपने आप को किसी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कोई करने का प्रयास नहीं है। ये सीधा सीधा गरीब और वंचित और उपेक्षित दलित लोगों को क्या फायदा हो सकता है उसके लिए एक पूरा सशक्त प्रयास है। हाँ, चुनाव के अंदर जनता जो भी ठीक समझेगी वो अपना निर्णय देगी और वो निर्णय हमारे सहमत रहेगा। और जैसा कि सर अर्थसंकल्प में जिस तरह से पूरे जो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए जिस तरह योजनाओं का पिटारा खोला गया है, जैसे कि लाडली बहन योजना में जिस तरह देखा जाता है कि 1500 रुपये महीने जिस तरह किया गया है, 15,000 की निधि बढ़ाकर जिसको 25,000 कर दी गई। कहीं ना कहीं इन सब योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर इस पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा इस चीज को लेकर। देखिए, हमारे भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई है और पिछली सरकारों ने उद्योगपतियों के अंदर जो एक भय का वातावरण, एक असंतोष का वातावरण, एक असुरक्षा का वातावरण जो एक लेके आए थे। खासतौर पे उल्लेख करने जैसी बात है जो अंबानी जी के बंगले के नीचे, घर के नीचे जो इन लोगों ने एक आतंकवादी गतिविधि करके वहाँ से 400-500 करोड़ उगाही करने का प्रयास किया था। जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, इसके अंदर बहुत ही एकदम असुरक्षा का वातावरण हो गया था। लेकिन ये युति सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के और अजित दादा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चल रही है, उद्योगपतियों में बहुत विश्वास संपादित हुआ है। एफडीआई बहुत बड़ी ताकत में यहाँ पे आया हुआ है। आप शेयर मार्केट को देख सकते हैं, शेयर मार्केट आज 79,000 क्रॉस कर चुका है। ये क्या दिखाता है? ये व्यापारियों के बीच में जो सेंटीमेंट है वही दिखाता है ना। तो इतना जब निधि महाराष्ट्र सरकार के पास जमा होगा तो बीएमसी की तरह इसको फिक्स डिपॉजिट में रख के ब्याज खाने के लिए नहीं है। 30-35 साल से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने जितना भी निधि जमा हुआ है गरीबों के, व्यापारियों के मेहनत के पैसा से, टैक्स का पैसा लेकर ये लोगों ने एफडी करके रखा है 9,000 करोड़। क्या इसके लिए टैक्स वसूला जाता है? उनके पास इतनी कुवत नहीं है कि योजनाओं को लाए, नई नई योजनाओं को लाभार्थी जनता के लाभ के लिए योजनाएं लाए और उसको अमल में लाए। या तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। मुंबई में इतना स्लम बना हुआ है, मुंबई में इतना पानी भर जाता है, मुंबई में इतना ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है, क्या किया है इन्होंने? लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो युति की सरकार है, ये अगर हमारे पास आज अगर 100 रुपया जमा है तो हम 110 रुपये की योजना बना के आगे काम करते हैं, इसका लाभ जनता तक पहुंचाते हैं। और जो भी उत्पन्न महाराष्ट्र सरकार में हो रहा है उस उत्पन्न को कहीं और लगाने से अच्छा उसको जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता को स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में किस तरीके से उनको और सुविधा देके उनका विकास किया जा सकता है, इसके लिए आप इस बजट को देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। जिस तरह से सर देखा गया कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर बाबा चल रहे हैं कि अनधिकृत जो इलीगल अनधिकृत बांधकाम पे जिस तरह वहां पर थोड़ी कार्रवाई की जा रही है, पिछले 3-4 दिनों से महाराष्ट्र में भी वैसी ही योजना चल रही है। महाराष्ट्र में भी एक बुलडोजर बाबा जिस तरह चल रहे हैं कि अनधिकृत पब और बार पर जिस तरह से तोड़ू कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री अगर चाय वाला है तो मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में गाय वाला है। तो उनके काम में आपको ये फर्क, ये जो एक के पीछे एक जो प्रेरित होके जो और अधिक बोलते हैं ना, गुड़ से अधिक मीठा शक्कर हो गया है। तो योगी जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नियंत्रित किया गया और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता खुला है। व्यापारियों का विश्वास भी वहाँ पे बढ़ा है और इस तरीके से जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का मोदी जी का संकल्प है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्होंने अपने अपने इकोनॉमी को 1-1 ट्रिलियन करने का जो संकल्प लिया है, तो इसके अंदर कानून व्यवस्था जब तक आप सुदृढ़ नहीं बना के रखेंगे तब तक ये विकास होना संभव नहीं है। और महाराष्ट्र में भी जो गैर कानूनी का काम चल रहा है, ड्रग्स का कुछ काम चल रहा है या और कोई नशे का काम चल रहा है या अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, उसके खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है और अगर ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के से प्रेरित होकर चल रहा है तो बहुत खुशी की बात है और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे जी को जितना मैं जानता हूँ कि वो गरीबों के लिए जितना जागरूक है उतना ही
ये अनधिकृत काम के लिए उसी ताकत से, उसी शक्ति से, देवेंद्र फडणवीस जी के सहयोग से, मार्गदर्शन से और अजीत दादा जी के सहयोग से और सबसे पहले मोदी जी के प्रेरणा से ये कर रहे हैं। और इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये काम है कि इनके कामों को जनता के बीच में लेके जाना और जितनी भी लाभकारी योजनाएं लेके आए हैं उनको जन जन तक, घर घर तक इन सारी योजनाओं को पहुँचाने का हमारा काम हम निरंतर करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी, तो क्या विधानसभा में उन सारी गलतियों को, उन सारी कमियों को महायुति सरकार द्वारा पूरी की जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। मोदी जी ने विकास का जो एक राजनीति का शुरुआत किया था ना, इसके अंदर जातिवाद बहुत पीछे चले गया था और विकास की राजनीति करके ये इंडी गठबंधन वाले मोदी जी का कंपटीशन नहीं कर सकते, मोदी जी को नहीं हरा सकते। इसीलिए इन्होंने वोट जिहाद, जातिवाद, झूठा नैरेटिव कि भैया 400 पार के चली जाएगी मोदी सरकार तो वो संविधान में को बदल देंगे और उसके अंदर आरक्षण हटा देंगे। तो ये सारा जो झूठा नैरेटिव, जिस ताकत से उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ मिलके, जातिवादी ताकतों के साथ मिलके इन्होंने किया है ना, ये पूरे भारत के लिए नुकसान की बात है। भारत जिस तरीके से एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है और मोदी जी जितना अपना एक एक पल और एक एक अपने शरीर का कण अपना पूरा समर्पित करके भारत का विकास में काम कर रहे हैं, ये झूठे, ये मक्कार लोग जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव जी का जो टीम है, कैसा कर रहे हैं लोग। आज किसानों को भड़काना, विद्यार्थियों को भड़काना, नीट की जो परीक्षा हुई है, नीट के अंदर पेपर लीक हो गया, मानता हूँ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, सब जगह हुआ और उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जिन लोगों ने ये सब किया है उनको दंडित करने का भी पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन क्या आप इसके अंदर एक विरोधी पक्ष में होते समय आप एक सार्थक सहयोगी की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? क्या जरूरी है कि आप हर जगह पे किसानों को भड़काएं, महिलाओं को भड़काएं, विद्यार्थियों को भड़काएं? एक तरीके से ये पूरे भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और अराजकता फैला के ये लोग अपने लिए जो इररिलेवेंट हो गए थे, इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी, ये अपना अहमियत लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी संसद का जो अधिवेशन शुरू हुआ है उसके अंदर जिस तरीके से अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसके अंदर भी इन्होंने निर्विवाद निर्वाचन करने के लिए अड़ंगा लगाया। संसद के अंदर जब वो राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, उसके अंदर ये प्रथा परंपरा नहीं है कि उसके अंदर आपको 21 घंटा मिला हुआ है और राष्ट्रपति जी ने उसके अंदर अपना उल्लेख किया था नीट के अंदर जो गलती हुई है और उसको सुधारने के लिए जो योजनाएं सरकार ला रही है, काम कर रही है, वो भी उल्लेख किया था। आप उसके अंदर बोल सकते हैं। लेकिन इनका पिछले 10 साल में जो इन्होंने परंपरा बना के रखी है कि पत्थर मार के भाग जाना, थूक के भाग जाना और सरकार के किसी भी सार्थक कार्य में अवरुद्ध पैदा करना, उसका विरोध करना, उसके बारे में जनता को गुमराह करना, जिस तरीके से वैक्सीन के लिए गुमराह किया, हर चीज के लिए, ये जो इंडी सरकार है ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बीमारी भारत को लगी हुई है। जब तक, और बीमारी में क्या हो गया, ये सारी जो विरोधी और जो भारत के विरोध में जितनी सारी शक्तियां हैं ये सब एकत्रित हो गई हैं। लेकिन इसमें मैं अपने भारत की जनता से एक नम्र निवेदन करूंगा कि इनके बहकावे में और इनकी झूठ बातों को एक बार समझ लीजिए हो गया। भारत की गरीब जनता, भारत की दलित जो है वो संविधान में आरक्षण निकाल लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा और हमारे जो माइनॉरिटी हैं इनको असुरक्षा का भाव पैदा करके इनके अंदर जिस तरीके से इन्होंने भारत का विरोधी बनाने का प्रयास किया है, इसको फिर से कभी सफल मत होने दीजिए। आप मोदी जी को, एकनाथ शिंदे जी को यहाँ महाराष्ट्र में उनको अपना समर्थन, अपनी ताकत देके इस महाराष्ट्र के विकास में और इस भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। यही मेरा एक नम्र निवेदन रहेगा। और भी खबरों के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।